हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अपना सुनु कुमार, ट्रेन मैनेजर, इंडियन रेलवे। आज मैं आप लोगों के लिए एएलपी टेक्नीशियन, जेई एवं अन्य एग्जाम में पूछे जाने वाले साइंस का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जिसमें मैं अभी लुसेंट से ही करवाऊंगा। जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करवाऊंगा, तो आप लोग निश्चित रूप से देखें। चलिए, आज कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति से आगे मैं बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में इससे पहले बता चुका हूं। तो आप लोग जानते हैं, जो एग्जाम का डेट दे दिया है, एग्जाम का डेट घोषित पहले से है, तो आप लोग तैयारी रेगुलर करें। और कई लोग पूछते रहते हैं मैसेज से या फिर फ़ोन करके, जो साइंस का बुक कौन सा पढ़ें। तो देखिए, साइंस एएलपी और टेक्नीशियन एवं जेई एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, तो उसको पढ़ने के लिए आप लोग प्रयास करें एनसीईआरटी बुक। और एनसीईआरटी बुक में भी 12th लेवल का, क्योंकि 10th और 9th का जो बुक है एनसीईआरटी साइंस का, उसमें कुछ खास नहीं है, मैं देखा हूँ। तो इंटर लेवल का पढ़ें, क्योंकि उसमें एडवांस क्वेश्चन रहता है, तो उससे निश्चित रूप से मिलेगा। और जो 9th में है वो 12th में होगा ही, क्योंकि उसमें डीपली दिया हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स पढ़ें, फिजिक्स का क्वेश्चन रहता है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन। तो चलिए, मैं कमेंट का जवाब अभी नहीं दूंगा, लास्ट में दे दूंगा, या फिर बाद में मैं कमेंट पढ़ूंगा, उस टाइम में दे दूंगा। चलिए, क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन, कार्य। तो कार्य जानते हैं, यह एक अदिश राशि है, और कार्य से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जिसका वैल्यू बराबर एफ एक्स कॉस थीटा। अगर कॉस का वैल्यू मान लीजिए 0 हो जाएगा तो कार्य 0 हो जाएगा। अगर महत्तम पूछता है तो कॉस का जो वैल्यू होना चाहिए 1 होना चाहिए, अधिकतम वैल्यू 1 है तो 1 होना चाहिए। तो कई बार पूछा जाता है कॉस थीटा का वैल्यू दे देता है। जैसे मान लीजिए कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो थीटा का वैल्यू 1 होगा कब, जब कॉस थीटा 0 हो। तो पूछा जाता है, या फिर दे देगा कॉस थीटा बराबर 90, तो कार्य कितना होगा। तो 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, इसलिए कार्य 0 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बल दे देगा, विस्थापन दे देगा, आपको थीटा का वैल्यू दे देगा या थीटा नहीं देगा। तो वहां से आप निकाल सकते हैं कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, या थीटा दे देगा तो एफ एस कॉस थीटा। चलिए, कार्य और ऊर्जा दोनों अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है कार्य एवं ऊर्जा का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र होता है ml² T⁻⁻²। इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी पूछा जाता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही एएलपी और टेक्नीशियन में। तो इसे याद रखें, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। इससे क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेगा देखने को। तो और फार्मूला भी कभी कभी पूछ देता है, जो काइनेटिक गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 mv²। यहाँ पर m हो जाएगा द्रव्यमान और v हो जाएगा वेग। अगला पूछा जाता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का न्यूमेरिकल जो होता है कम रहता है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा से अब आपको ऑप्शन दे देगा कि कौन सा स्थितिज ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा का यानी एक क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी का ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा रहता है, स्थितिज ऊर्जा रहता है, या दोनों रहता है, इनमें से कोई नहीं रहता। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें एग्जाम्पल देता है, तो बांध बनाकर इकट्ठा की गई पानी में स्थितिज ऊर्जा होता है। और एक और है, आप घड़ी देखेंगे, पहले जो दादा परदादा पहनते थे, उसमें चाबी डाल के, चाबी को घुमा घुमा के उसमें एक ऊर्जा देते थे, वह भी स्थितिज ऊर्जा है। ये 2 एग्जाम्पल दिया जाता है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, m द्रव्यमान, g गुरुत्वाकर्षण, यानी छोटा g होता है 9.8 इसका वैल्यू, या फिर लगभग 10, और h हाइट। तो इससे कभी कभी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का रूपांतरण। तो ऊर्जा का रूपांतरण याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे डायनेमो। पहला है डायनेमो। डायनेमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो क्या है, एक यंत्र है जिसको हम लोग मशीन के द्वारा यानी जनरेटर के द्वारा वो उत्पन्न करते हैं बिजली। यंत्र से क्या होता है, तार के माध्यम से क्या जाता है, ऊर्जा जाता है। तो तार में क्या विद्युत में जाता है, तो वो हो जाता है विद्युत ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती, मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा रहता है, जैसे जलाते प्रकाश निकलता है और उष्मा निकलता है, यानी मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जो होता है, हम जैसे हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, उधर क्या होता है, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, पहले चलता था तार वाला, तो विद्युत के कारण तार से विद्युत जाता था। जैसे हम ध्वनि बोले तो ध्वनि ऊर्जा को वो क्या करता था, तार के माध्यम से यानी विद्युत बना के, तो इसको कह सकते हैं ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला है लाउड स्पीकर। तो ये जानते ही हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि निकालता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है सोलर सेल। तो सोलर सेल मतलब है सोलर प्लेट देखे होंगे, वो क्या करता है, सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करता है वो प्लेट,
और तार के माध्यम से हम उससे ऊर्जा निकालते हैं। तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तार में तो रहता है विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा। ट्यूबलाइट जो होता है उसमें विद्युत ऊर्जा, सॉरी सही जवाब है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, क्योंकि वो प्रकाश देता है इसलिए प्रकाश ऊर्जा में। अगला है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर है तो इससे संबंधित है, विद्युत दिया जाता है उससे ऊर्जा निकलता है, यानी विद्युत ऊर्जा से मोटर। तो मोटर कहाँ प्रयोग करते हैं? तो पानी भरने में, टंकी का पानी भरने में। तो उसमें क्या करते हैं, तार से करंट देते हैं और वो ऊर्जा लेता है और पानी को इकट्ठा कर देता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसको याद रखेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला है विद्युत बल्ब। तो ये भी है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। अगला है विद्युत सेल, इसमें रहता है रासायनिक ऊर्जा में और इसको बदलता है किसमें? तो तार के माध्यम से बैटरी में तार जोड़ के बाहर निकालते हैं ऊर्जा को, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है सितार। तो सितार को क्या करते हैं, बजाते हैं। तो सितार जब बजाते हैं तो उससे यांत्रिक ऊर्जा लेता है और बजने के बाद ध्वनि देता है, यानी ध्वनि ऊर्जा में। अगला है बारिश। तो बारिश में जो होता है स्थितिज ऊर्जा को, क्योंकि पानी स्थिर रहता है ऊपर में, वहां से सीधे नीचे गिरता है तो गतिज ऊर्जा में, यानी स्थिति से गतिज ऊर्जा में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह है आपका संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध जो है वह है के बराबर पी स्क्वायर बटे 2m। तो पी हो जाता है यहाँ पे संवेग और m द्रव्यमान और के काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी एवं संवेग में संबंध है। इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो पूछता है क्वेश्चन, संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना गुना होगा? तो जब संवेग को दुगुना करेंगे तो संवेग क्या, अभी हम फॉर्मूला बताया है, के बराबर पी स्क्वायर बटे 2m। तो जैसे ही संवेग को दुगुना करेंगे तो पी को दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर हो जाएगा। तो दुगुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ये पूछा जाता है, संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना गुना होगा? तो 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जहां पे दर लग गया उसमें समय से भाग पड़ जाता है, यानी कार्य बटे समय, उसी को कहते हैं शक्ति। शक्ति का मात्रक होता है वाट, और शक्ति एक अदिश राशि है, कार्य भी अदिश राशि है। अगला है, अगर शक्ति का बीमा पूछा जाता है तो बीमा होता है ml² T⁻³ अगला क्वेश्चन है, 1 किलो वाट बराबर कितना वाट होता है? तो 1 किलो में 1000 वाट होता है, यानी 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। अगला क्वेश्चन है, अशुशक्ति किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक ही है अशुशक्ति। अगला क्वेश्चन है, एक अशुशक्ति बराबर कितना वाट होता है? इसका सही जवाब है 746। और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये है इजी लेकिन पूछा जाता है बार बार। अगर पूछेगा 1 किलो वाट में कितना एचपी होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1.34 एचपी। 1 किलो वाट बराबर कितना एचपी? तो 1.34 एचपी होता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, 1 किलो वाट घंटा कितना जूल के बराबर है? इसका सही जवाब हो जाएगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, वाट, किलोवाट, माइक्रोवाट और एचपी किसका यूनिट है, यानी किसका मात्रक है? तो सही जवाब हो जाएगा शक्ति का। जिसमें शक्ति होगा तो शक्ति का मात्रक में देखिए हर जगह वाट लगता है, वाट, किलोवाट, मेगावाट, माइक्रोवाट, जो भी लगा देगा वाट मतलब शक्ति का मात्रक है। और समय से गुना, वाट में समय से गुना हो जाएगा तो वो हो जाएगा कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक। जैसे वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, ये सभी ऊर्जा एवं कार्य का मात्रक है, इसको याद रखें। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? इसका सही जवाब हो जाएगा 3600 जूल। 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? तो 3600 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 वाट सेकंड बराबर कितना जूल? इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जूल। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग किसकी जानकारी के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौसम संबंधी जानकारी के लिए ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बराबर, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी क्या लगभग मिलता ही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी F बराबर होता है G इंटू M1 बटे R²। और G एक नियतांक है, बड़ा G है। इसका वैल्यू जो होता है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो एक बार पूछा गया था G कैसी राशि है, यानी सदिश सदिश में पूछ रहा था, तो बड़ा G जो है वह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा G जो दिया था वो सबसे पहले किसने दिया, यानी उसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बड़ा G इसको किसने दिया था?
तो सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दिया था और 1788 में दिया था, तो इसे भी याद रखें। और बड़ा जी का वैल्यू जरूर याद रखें, ये पूछा जाता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा जी का मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यह एक प्रकार का त्वरण ही माना जाता है और लगभग में इसका वैल्यू 10 ले सकते हैं। न्यूमेरिकल बनाते समय अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है इसका तो 10 मान के ही बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? जब छोटा जी का मान में क्या परिवर्तन होगा पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पे? जब पृथ्वी मान लीजिए इस पे हम है ऊपर या नीचे जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? घटेगा, निश्चित रूप से वो घटेगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुव पर जी का मान कितना होता है? तो ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। और वहीं पूछा जाएगा पोल पर जी का मान कितना होता है? तो यानी केंद्र पे, तो केंद्र को क्या सूचित करते हैं? जीरो से, केंद्र को जीरो से यानी जीरो होता है। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूनतम होता है जी का मान। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जब घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा और घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं वैसा ही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो पूछा जाता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थिर पिंड का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। वो भार जो होता है जब ऊपर जाएगा तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में पिंड का भार क्या होता है? तो जब ऊपर जाएगा तो बढ़ा हुआ और नीचे आएगा तो घटा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थिर पिंड के भार में कोई परिवर्तित नहीं होता है। एक समान से चलेगा, अगर ऊपर एक समान से चल रहा है नीचे भी एक समान से जा रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देगा? इसका सही जवाब है काला। चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के निकट ग्रह का परिक्रमण जो काल होता है वो कितने दिन का होता है? तो सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वह है बुध और उसका परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। वही पूछा जाएगा सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह जो वरुण है और ये वरुण का परिक्रमण काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 165 वर्ष। 165 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी पूछा हुआ है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है उपग्रह का परिक्रमण काल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका सही जवाब है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितने समय का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 मिनट अर्थात 1 घंटा 24 मिनट। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? इसका सही जवाब है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे अधिक वेग से किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो पुनः पृथ्वी पे नहीं आएगा। उसी प्रकार से सूर्य का जो पलायन वेग का मान है वो 42 किलोमीटर पर सेकेंड है। सूर्य को पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर पूछा जाए चंद्रमा पर तो चंद्रमा पर है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कोणीय संवेग, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। तो कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग। इससे ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण, तो इसका भी फॉर्मूला पूछा जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने क्षेत्रफल होता है, तो जड़त्व आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमसे पूछा गया था एक बार वायुमंडलीय दाब। समानतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जिसे पारे के कितना सेंटीमीटर लंबे कॉलम के साथ 0 से 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन था 76 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब था 76 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है दाब। दाब एक अदिश राशि है और दाब का मात्रक होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर जिसे पास्कल कहा जाता है, यानी दाब का मात्रक पास्कल है। अगला क्वेश्चन है एक बार बराबर कितना होता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सही जवाब है 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या पास्कल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? इसका सही जवाब है बैरोमीटर से मापा जाता है। या मौसम संबंधित पूर्वानुमान लगाया जाता है, कब वर्षा होने वाला है, कब आंधी आने वाला है, कब मौसम साफ रहेगा, क्या रहेगा, उसका अनुमान लगाया जाता है।
चलिए, तो ये इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरेगा तो कैसा ये संभावना व्यक्त किया जाएगा। तो जब एकाएक गिरेगा पाठ्यांक तो क्या हो जाएगा, आंधी तूफान, यानी अचानक क्या आ जाता है, आंधी तूफान आ जाता है। इसलिए अगर बैरोमीटर का पारा एकाएक गिरेगा तो समझ जाएंगे आंधी तूफान आने की संभावना है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, दिन साफ रहता है, और धीरे धीरे नीचे गिरता है तब वो बारिश होने की संभावना होता है, और अचानक गिरेगा नीचे तो आंधी तूफान। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह है पास्कल के नियम पर आधारित कुछ उदाहरण है। जैसे पूछा जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पास्कल के नियम पे या पास्कल सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी में पूछा जाता है हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सभी जो है पास्कल के नियम पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापा जाता है, तो इसका सही जवाब है हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का आयतन महत्तम कितना डिग्री सी पे होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जैसे ही पूछता है जल का आयतन महत्तम, तो आयतन 0 डिग्री पे महत्तम होता है और घनत्व क्या होता है, 0 डिग्री पर न्यूनतम होता है। आयतन 0 डिग्री पे अधिकतम होता है और घनत्व क्या हो जाता है, 0 डिग्री पर न्यूनतम होगा। आयतन महत्तम तो घनत्व न्यूनतम, वही हो जाता है जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे न्यूनतम, तो घनत्व क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो इसको याद रखें, घनत्व के विपरीत होता है आयतन। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जल का घनत्व कितना डिग्री सी पे अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सी, सभी लोग जानते हैं जब 4 डिग्री सी पे घनत्व अधिकतम होता है तो न्यूनतम हो जाएगा घनत्व 0 डिग्री पे, और इसी के विपरीत होता है, अगर 0 डिग्री पे घनत्व न्यूनतम होता है तो आयतन अधिकतम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका सही जवाब है आर्किमिडीज ने दिया था उत्प्लावन बल का। देखिए, आर्किमिडीज से इसे पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, तो उसमें है भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्यमान के भार के बराबर होता है, तो उसका जो है द्रव्यमान के भार के बराबर होता है, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, भार में यह आभासी, यानी भार में आभासी जो होता है कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता था इसलिए मैं बता दिया हूं। अगला क्वेश्चन है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, जल का महत्तम घनत्व कितना डिग्री सी पर होता है, तो इसका सही जवाब है मैं पहले बता चुका हूं 4 डिग्री सी पर घनत्व अधिकतम होता है, यानी महत्तम होता है, और 0 डिग्री पे कम होता है। वहीं पूछेगा 4 डिग्री पर क्या है, घनत्व अधिक है तो आयतन न्यूनतम हो जाएगा, उधर भी इसी तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा जल का घनत्व कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर अधिकतम होता है, तो इसका सही जवाब है 39.2 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, नमक का घोल जो होता है अंडे के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण अंडे तैरता है, तो अंडा क्यों तैरता है ये पूछता है, या फिर पूछ देगा नमक के घोल में अंडा तैरता है या नीचे बैठ जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडा तैरने लगता है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किसमें से मापते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा दूध मापी या लैक्टोमीटर, उसका इंग्लिश नेम है, तो लैक्टोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बल के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से किस बल के कारण चिपकता है, तो सही जवाब है आसंजक बल, आसंजक बल के कारण एक दूसरे से वस्तु से चिपकता है। तो आसंजक मतलब दोनों अलग अलग प्रकार के वस्तु है, जैसे मान लीजिए अलग अलग है तो इसको चिपकाते हैं आसंजक बल के कारण, यानी चिपक जाएगा तब आसंजक बल लगेगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये पूछा जाता है, तो न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर, न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर होता है पृष्ठ तनाव का मात्रक, और इसका फॉर्मूला होता है बल बट्टे लंबाई, पृष्ठ तनाव, ये कभी कभी ये पूछा जाता है न्यूमेरिकल में भी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बल बट्टे लंबाई। इसका दूसरा मात्रक जो होता है जूल बट्टे मीटर स्क्वायर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सही जवाब हो जाएगा कम हो जाता है, जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, और क्रांतिक ताप पे पृष्ठ तनाव जो होता है शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो बढ़ जाता है,
जब घुलनशील नमक मिलाएंगे तो जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, यानी अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता। श्यानता किसका गुण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव एवं गैस का गुण है। इसमें श्यानता ठोस का गुण नहीं है, तो सही जवाब है द्रव एवं गैस। अगला क्वेश्चन है, आदर्श तरल की श्यानता क्या होता है, तो इसका सही जवाब है 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ताप बढ़ाएंगे तो द्रव का श्यानता घट जाएगा, वहीं गैस की श्यानता बढ़ जाता है। द्रव की श्यानता घटेगा और द्रव की श्यानता घट जाएगा और गैस की श्यानता बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है किससे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेंटूरी मीटर से नली में द्रव का प्रवाह ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाएगा तो इसमें है भारहीनता के कारण घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाता है, भारहीनता हो जाता है, जिसके कारण जी का मान 0 हो जाता है, जिसके कारण घड़ी का आवर्तकाल 0 हो जाता है। तो पूछा जाता है जब लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाएगा तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनंत हो जाएगा, यानी उपग्रह पर लोलक घड़ी काम करना बंद कर देगा। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल क्या होगा, इसका सही जवाब है आवर्तकाल उसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कोई लड़की झूला झूलते समय खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, ऊपर उठ जाता है। गुरुत्व केंद्र क्या होता है, ऊपर उठ जाता है और प्रभावी लंबाई घट जाता है। जैसे ही हम ऊपर उठेंगे, खड़ा होंगे, तो उसका प्रभावी लंबाई कम हो जाता है, लंबाई घट जाता है, जिसके कारण आवर्तकाल भी घट जाता है। तो कहता है जब कोई लड़की झूला झूल रही है और अचानक वो खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सही जवाब हो जाता है आवर्तकाल घट जाता है। जब आवर्तकाल घटेगा इसका मतलब तेजी से झूलने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो सही जवाब है बढ़ जाएगा। अगर उपग्रह पर ले जाएंगे तो उसका आवर्तकाल अनंत हो जाएगा और चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाएगा। ये दोनों कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको क्लियर करके रखें। जब हम उपग्रह पर ले जाएंगे तो आवर्तकाल, इसका आवर्तकाल जो होता है अनंत हो जाता है, वहीं पर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरण की खोज किसने किया, तो इसका सही जवाब है पॉल बिलार्ड ने किया था गामा किरण की खोज। वही पूछा जाता है गामा किरण का नामकरण किसने किया, तो इसका सही जवाब है रदरफोर्ड ने नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैन चलाइए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग को तरंग दैर्ध्य परिसर कितना होता है, तो इसका सही जवाब है 10⁻⁻14 से 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है तरंग दो प्रकार का है, यांत्रिक और अयांत्रिक, और यांत्रिक तरंग के भी दो प्रकार हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, तो इसका सही जवाब है अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसका बना होता है, तो इसका सही जवाब होगा फोटोन का बना होता है, फोटोन का बना होता है सभी चुंबकीय तरंग। अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो हम बता रहे हैं उसका सभी का नाम बता रहे हैं। कैथोड किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, केनाल किरणें ये भी नहीं है, अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि तरंगे ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, और प्राश्रव्य तरंग ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये ऑप्शन से पूछा जाता है कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, उसमें एक रहेगा, या कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो 3 दे देगा इसमें से और एक अलग दे देगा। बताएं कैथोड किरणें, केनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे और पराश्रव्य तरंग, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग की चाल, उसमें डाले। अगला क्वेश्चन जो है, तरंग की चाल बराबर क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, यानी v बराबर n लैम्डा। इसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी याद करेंगे, चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरण की खोज मैं पहले बता चुका हूं, पॉल बिलार्ड ने किया था, नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरण की खोज किसने किया था, तो रॉन्टजन ने किया था एक्स किरण की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैंगनी किरण की खोज किसने किया, तो परावैंगनी किरण की रिटर ने किया था। दृश्य किरण की खोज किसने किया था, तो देखता कौन है, न्यूटन। ऐसे याद कीजिए, दृश्य किरण मतलब देखने वाला, तो देखता कौन है, न्यूटन।
अगला क्वेश्चन है अवरक्त किरण की खोज किसने किया था? तो हर्शेल। और अरुण ग्रह की भी खोज किया था कौन? तो हर्शेल ही किया था। अवरक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने किया। अगला क्वेश्चन है लघु रेडियो तरंग एवं हेनरी हर्ट्ज ने किया था, यानी हेनरी हर्ट्ज ने किया था लघु रेडियो तरंग की खोज। और दीर्घ रेडियो तरंग की खोज कौन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्कोनिक ने किया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन था सूक्ष्म तरंगे का प्रास क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 10⁻³ से 10⁻² होता है। अगला क्वेश्चन है क्षमता सबसे अधिक किसका होता है? तो आयनन क्षमता सबसे अधिक अल्फा किरण का होता है और आयनन क्षमता सबसे कम गामा किरण का होता है। वहीं पूछेगा वेदन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है? इसके विपरीत है, गामा किरण का वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है और अल्फा किरण का सबसे कम होता है।